आज हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सीरीज में मैं आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बता रहा हूँ। कुछ एक्स्ट्रा भी मैं आपको बताऊंगा, तो प्लीज़ आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करिएगा, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आपके पास चार ऑप्शंस हैं। अगर आपको आंसर आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, आइए रिवीजन करते रहिएगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य डायनेस्टी की, मौर्य साम्राज्य की यहाँ पर स्थापना की गई थी। मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। देखिए, इससे पहले का जो टॉपिक है वो है महाजनपद। महाजनपद में जो एक मगध महाजनपद था, ये काफी शक्तिशाली महाजनपद था, ठीक है। वैसे तो 16 टोटल महाजनपद कितने थे, 16। उसमें से जो मगध था वह काफी बहुत ही शक्तिशाली था। इस पर राज करने वाले मैं आपको कुछ वंश के नाम बता देता हूँ। जैसे पहले हर्यक वंश, उसके बाद आता है हमारा शिशुनाग वंश, उसके बाद आता है हमारा नंद वंश, इसके बाद आता है हमारा मौर्य वंश, इसके बाद आता है हमारा शुंग वंश, इसके बाद आता है हमारा कण्य वंश, ठीक है। ये कुछ ऐसे वंश है जिन्होंने मगध पर शासन किया। तो देखिए, नंद का जो अंतिम शासक शासक था जिसका नाम था धनानंद, इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने मारकर पराजित कर कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, मौर्य साम्राज्य की नींव रखा था, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, यानी कि ये आपसे ईयर पूछ रहा है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 322 ईसा पूर्व, यानी कि 322 बीसी में इसकी स्थापना की थी। किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है, तो जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ उसको जरूर से नोट करते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट 5 स्टार की सीरीज में रखिएगा जरूर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार यह कई सारे एग्जाम में रिपीट किया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मौर्य ने धनानंद को पराजित किया, धनानंद को हराया, ठीक है। तो मौर्य अपने गुरु के साथ मिलकर धनानंद को क्या किया था, पराजित किया था। तो इनके गुरु कौन थे, तो इनके गुरु का नाम है चाणक्य। ये इनके गुरु थे, ठीक है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इन्हीं की सहायता से धनानंद को पराजित किया था और चंद्र मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने के जो गुरु थे चाणक्य, इनको विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र ग्रंथ किसने लिखा है। अर्थशास्त्र एक किताब का नाम है जिसका संबंध राजनीति से है, ठीक है, सत्ता से है, ठीक है। तो इस ग्रंथ को लिखने वाले कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे जिनका क्या नाम था, चाणक्य। अर्थशास्त्र किसने लिखा है, चाणक्य द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, मगध। मगध की वैसे तो दो राजधानी थी, एक थी राजगृह और दूसरा था पाटलिपुत्र, ठीक है। तो ये उस समय की बात है जब महाजनपद हम पढ़ रहे थे, ठीक है। बाद में मौर्य साम्राज्य का आया कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने राजधानी क्या बनाई, पाटलिपुत्र बनाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाटलिपुत्र, ठीक है। एक चीज आपको यहाँ पे और नोट डाउन करना है कि स्थानांतरित करने वाला, बनाने वाला तो चंद्रगुप्त मौर्य था, स्थानांतरित करने वाला, स्थानांतरित, ठीक है, यानी कि शिफ्टिंग करने वाला है। शिफ्टिंग यानी पहले राजगिरी था, पाटलिपुत्र शिफ्टिंग करने वाला अगर पूछेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग, उसका क्या नाम था, उदाईन। उदाईन क्या कौन था, अभी हम आगे थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है। तो स्थानांतरित करने वाला उदाईन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि नोट डाउन करते रहिए। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, धनानंद, ठीक है, जिसको किसने मारा था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिएगा। देखिए, नंद वंश में दो शासक काफी इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है महापदम नंद, ये वो है जिन्होंने नंद वंश की स्थापना की, यानी फाउंडर ऑफ नंद वंश, या नंद डायनेस्टी ऐसे लिख सकते हैं, डायनेस्टी, ठीक है, ठीक है। तो फाउंडर ऑफ नंदवंश कौन थे, महापदम नंद, और नंदवंश के अंतिम शासक धनानंद, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पढ़ते हैं।
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत आया था? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, चंद्रगुप्त यूनानी राजदूत, तो यूनान के एक शासक था जिसका नाम है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर, ये यूनान का एक तथा शासक था। ये अपने हाइडेंस पीस का युद्ध सुना है, जो अलेक्जेंडर वर्सेस पोरस, यानी सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। ये जो सेलुलस निकेटर है, ये अलेक्जेंडर का कमांडर इन चीफ था। कमांडर इन चीफ था, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। यही वो फिर बाद में देखिए, अलेक्जेंडर और पोरस का युद्ध हुआ था, तो उसमें अलेक्जेंडर जीता था लेकिन पोरस हार गया था। बाद में क्या हुआ कि अलेक्जेंडर वापस चला गया और फिर से पोरस को अपना राज्य दे दिया, ठीक है। लेकिन जो सेलुलस निकेटर है, इसने क्या किया, कमान संभाला, ठीक है, उस समय कमांडर इन चीफ ने, जो कि सिकंदर का कमांडर इन चीफ था। कौन? सेलुलस निकेटर। इसके दरबार में कौन रहता था? मेगास्थनीज रहता था। ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये इसका क्या था? सेनापति बोल सकते हैं, मंत्री बोल सकते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य में कौन सा यूनानी राजदूत आया था? मेगास्थनीज आया था। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? काफी इंपॉर्टेंट है, पुस्तक, बुक एंड ऑथर वाले क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं कि बुक, ये बुक है और बुक के ऑथर कौन है, ठीक है। तो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस इंडिका नामक पुस्तक में हमको मौर्य साम्राज्य के बारे में उल्लेखित मिलता है। मौर्य साम्राज्य के बारे में, साम्राज्य के बारे में विवरण मिलता है, ठीक है, डिस्क्राइबेशन मिलता है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, ये देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया? काफी इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर, यही यूनानी शासक था। देखिए, ये चूंकि अलेक्जेंडर का कमांडर इन चीफ था, कौन? सेल्यूकस निकेटर। मैंने आपको क्या बताया कि अलेक्जेंडर ने भले ये जीता था लेकिन ये वापस चला गया था, लेकिन सेल्यूकस निकेटर ने सेल्यूकस वंश की स्थापना की। सेल्यूसीड सेल्यूसीड वंश की स्थापना की थी, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूसिड वंश में क्या हो गया? लड़ाई हो गया, तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया। तो यहाँ पर ये ध्यान देंगे, सेल्यूकस निकेटर ने सेल्यूसिड वंश की स्थापना थी, ये अलेक्जेंडर का कमांडर इन चीफ था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन सा शासक है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसका जो लड़का है, जिसका क्या नाम है? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का जो लड़का है बिंदुसार, इसने मगध, या बोल सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य की अगला शासक बना, ठीक है। बिंदुसार, बिंदुसार की टोटल 6 पत्नियां थी, 16 वाइफ्स थी, ठीक है। और इसके अगर बच्चों की बात करें तो टोटल 101 लड़के बच्चे थे, सब बच्चे बच्चियां मिला के बच्चे बोला जा सकता है, ठीक है। तो टोटल इसके 101 बच्चे थे, ठीक है। तो इसमें से सभी बच्चों के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, हमको केवल एक जो कि काफी प्रसिद्ध है मौर्य वंश का शासक, जिसका नाम है अशोक, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका एक और लड़का है, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है, जिसका नाम है सुसीम, ठीक है। इन दो शासक के बारे में पढ़ना है। ये बिंदुसार के लड़के थे, लड़के तो 101 थे, लेकिन इन दो के बारे में हमको मेनली पढ़ना है, सुसीम और अशोक के बारे में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिंदुसार किसके पुत्र थे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, तो जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य के जो काफी फेमस लड़के थे, उन्हीं का क्या नाम है? बिंदुसार नाम है, ठीक है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो बिंदुसार किसके पुत्र थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? लगभग 322 बीसी में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, ये बिंदुसार का शासनकाल कब तक रहा? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल रहा वो है 322 बीसी से लेकर के 298 बीसी तक, ठीक है। इसके बाद कौन आया? बिंदुसार आए। बिंदुसार, ये बिंदुसार ने अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य की हत्या कर दी, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। तो बिंदुसार का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 298 से लेकर के 273 बीसी तक रहा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ हमारा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने क्या कहा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बिंदुसार को और कई नाम से जाना जाता था, ठीक है, जिसमें से पहला नाम क्या है? अमित्र घात। बिंदुसार को अमित्र घात नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान देना है। इसको किसने कहा था? यूनानियों ने, यानी ग्रीक के लोगों ने बिंदुसार को अमित्र घात। अमित्र घात का मतलब मैं आपको बताता चलूं, इसका जो साप्ताहिक मीनिंग होता है वो होता है कि दुश्मनों का हत्यारा, दुश्मनों का हत्यारा,
ये होता है इसका मीनिंग, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, अमित्रघात, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मौर्य प्रशासन का प्रमुख कौन होता है, ठीक है। तो मौर्य शासन में सबसे ऊपर कौन रहता है भाई, आपको तो मालूम ही है, राजा ही सबसे मतलब कि प्रमुख है, मेन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी भी साम्राज्य को, किसी भी वंश को, या किसी देश को, या किसी स्टेट को, या किसी शहर को शक्तिशाली होने के लिए उसके पास क्या रहना चाहिए भैया, साफ साफ बात है, पैसा। यानी उसकी जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत ही मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य में उसकी अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा कृषि। कृषि वहां का मुख्य आधार था, किसका, अर्थव्यवस्था में, ठीक है। इसी की वजह से जो मौर्य काल रहा वो काफी शक्तिशाली काल रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। मौर्य काल में किसानों को कितना कर लिया जाता था, ठीक है, 1/6 भाग। यानी किसानों की अपनी जो उपज जो उगाते थे उसका 1/6 भाग टैक्स के रूप में देना पड़ता था, ठीक है, राजा को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य की सेना में कौन सा भाग नहीं था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब जो मौर्य साम्राज्य की सेना थी उसमें कौन कौन नहीं था। तो होने वाले में देखिए, मौर्य साम्राज्य की जो सेना थी उसमें पैदल सेना टोटल थे, टोटल इसमें लगभग 6 लाख सैनिक थे, 6 लाख सैनिक थे, इसको आपको ध्यान देना है। हाथी सेना भी थी, रथ सेना भी थी, लेकिन नौ सेना नहीं थी, ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, नौ सेना। याद रखिएगा, मौर्य साम्राज्य की सेना में पैदल सेना थी, हाथी भी थे और रथ सेना थे, ठीक है, इसको आपको ध्यान देना, लेकिन नौ सेना नहीं थी, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। काफी इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको ये बता चुका है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी, इसको मैंने आपको पहले ही बता चुका है। आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मौर्य काल में जासूसी व्यवस्था किसने विकसित की। काफी इंपॉर्टेंट है, जासूसी करना, ठीक है, यानी कि स्पाई करना। स्पाई का मतलब होता है जासूसी, ठीक है, जासूसी करना छुप छुप के। तो यहाँ पर मौर्य काल जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके गुरु का क्या नाम था, चाणक्य। दिमाग कौन बतलाता है, चाणक्य। इसी की सहायता से ही धनानंद पराजित हुआ था, क्योंकि धनानंद काफी शक्तिशाली था, लेकिन चाणक्य काफी बुद्धिमान व्यक्ति थे। इन्होंने ही जासूसी व्यवस्था विकसित की। यानी आज जब छुप छुप के किसी की बात सुनते हैं तो किसका देन है, चाणक्य का देन है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इनका और 2 अन्य नाम है, उसको आप कमेंट करके बताइए, और चाणक्य को किस किस नाम से जाना जाता है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था किस विषय से संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, अर्थशास्त्र सॉरी, अर्थव्यवस्था नहीं, अर्थशास्त्र राजनीति और अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र जो किताब है उसके अंदर राजनीति और अर्थव्यवस्था के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 के लिए वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज हमें सपोर्ट करें।